जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास में शुरू करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो ये सब सवाल आपको मिलेगा और जानना भी जरूरी है। हमारे पूर्वज किस प्रकार से संघर्ष किए, आज जो आलीशान मकान, हवाई जहाज पे हम लोग उड़ते हैं या तो हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, जिस प्रकार से ट्रेन है, आज जो सुविधाएं है चारों तरफ ट्रांसपोर्टेशन की, ये सुविधाएं उस समय नहीं थी। नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, और चांद तक, मंगलयान तक, और यहाँ तक कि समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर भी छिपे कोई भी रहस्यों को जानना, सारी चीज़ें अभी संभव है। चंद्रमा पर भी अब घर गिरी बनेंगे, ज़मीन भी खरीदी जा रही है, मंगल का भी मिशन कामयाब है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अभी चकाचौंध की ज़िंदगी है, क्या यही ज़िंदगी हमेशा थी? नहीं, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बावजूद, संघर्ष करने पर वो पूर्वज हमारी दुनिया से चलते गए और निश्चित है कि हमें नई नई खोज देते गए, तब हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए पूर्वजों की जो संघर्षशील जीवन है, जीवन शैली था, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है साथियों, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग। पाषाण मीन्स पत्थर का युग। उसमें पत्थर के ही औजार उपयोग में किए जाते थे। पत्थर का ही कुल्हाड़ी, पत्थर का ही सब्बर, पत्थर का ही भाला, तीर, जो भी था सब पत्थर का था। और पत्थर के जो औजार होते थे उसी से जानवरों से अपनी रक्षा करते थे हमारे पूर्वज, और इसीलिए इस युग को पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण मतलब पत्थर का युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया साथियों। पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। 3 पार्ट में बांटा गया है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। बीती हुई जो बहुत पुराना बीता हुआ जो था वो पुरा पाषाण उसको कहते थे। जो बीच में बिल्कुल कुछ पाषाण युग में भी कुछ परिवर्तन के साथ आया था उसे मध्य, और जो पाषाण में बहुत चकाचौंध की जिंदगी वाला उस समय का जो जिंदगी थी वो पाषाण काल में ही कुछ नए नए खोज की ओर थी, उसे नव पाषाण युग कहा गया था। इसीलिए 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पुरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? साथियों, अभी आजीविका का मुख्य साधन अभी कृषि तो है ही, उसके बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में बहुत सारा चीज़ है। लेकिन उस समय तो ये सब था नहीं, मात्र शिकार और फल संग्रह करके सभी अपना जीवन यापन करते थे और शिकार करते थे। कभी गिद्दड़ का, कभी ये जो है हिरण का, इस प्रकार से शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। चलिए, पुरापाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? उस समय का आदि मानव, पुरापाषाण युग जो था उसे आदि मानव भी कहते थे हम लोग। बहुत पुराना मानव, मतलब शुरू से चलने वाला मानव है ना। उसने सबसे प्रथम आविष्कार क्या किया? आग का आविष्कार किया। आग बहुत जरूरी चीज था साथियों। आग के बिना कच्चे मांस खाते थे हमारे पूर्वज, और आग के बिना जो है सो कुछ भी जलाना संभव नहीं था। ठंडे के दिनों में ठिठुर ठिठुर कर रहते थे। लेकिन आग जैसे ही खोज हुई, पहले तो आग के बारे में जानना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो तो जानवर ही समझ करके आग के डर से भागते थे। लेकिन जब आग में झुलसे हुए वस्तुओं को, जानवरों को खाया तो उन्हें अच्छा लगा, और इसी समय से आग का उपयोग उन्होंने समझ में आया, और तब पके हुए मांस खाने लगे। और जब जिस जानवर से, उसमें गेट, खिड़की, दरवाजे ये सब तो कुछ लगाने के लिए था नहीं, तो उस समय अपने जो गुफा होती थी, वो गुफा के बाहर में आग को लहरा दिया जाता था, ताकि रात भर चैन से सो सके और कोई भी जानवर आग के बगल में नहीं आ पाते थे। तो चलिए, आग के आविष्कार ने नया युग दिया था साथियों। आज तो हम लोग सिंपल समझते हैं कि माचिस की तीली जलाएंगे, लाइटर जलाएंगे तो आग हो जाएगा, गैस जलाएंगे आग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें समझ लीजिए, जब आग पता ही नहीं था तो कैसा लगता होगा। और जब आग की खोज हुई तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया दुनिया में। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, जानना जरूरी। पुरापाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से टांगी कहते हैं साथियों। पेड़ पौधे को काटने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। इस साइड का होता है, देख लीजिए, इस साइड का रहता है, और इसे पकड़ करके हमारे, अब आज भी ये आज बहुत प्रचलित चीज़ है। इसके बिना कोई भी काम गांव में संभव नहीं है। कुछ भी करना हो तो टांगे की जरूरत है। बांस काटना हो, लकड़ी काटना हो, है ना, लकड़ी को फाड़ना हो, जो भी करना हो,
ये टांगी अथवा कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। पत्थर भी दो प्रकार का, एक मुलायम पत्थर, एक कठोर पत्थर। तो कठोर पत्थर से क्या होता था, ये लकड़ियों को आसानी से काट देते थे, इसलिए कठोर पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पशुओं का। जहाँ भी आप पूरा पाषाण काल के मानव, जो हमारे बच्चे या तो जो भी जिज्ञासु थे, वो गुफा में जहाँ रहते थे वहाँ पे शैल चित्र बना, पत्थर का चित्र बना बना करके व्यर्थ में समय, बहुत दिन भर तो समय रहता था, कुछ कुछ बना करके अपना रख देते थे, है ना। इस तरह चित्र बना देते थे, आकृति ऐसा बनाते थे, ऐसा कहीं पे खेलते हुए दौड़ते हुए बच्चों का चित्र बना देते थे। तो इसलिए वो विशेष जो है सो पशुओं का चित्र बनाते थे, पशु का चित्र, क्योंकि उसी से ज़्यादा लगाव था, पशु ही मात्र दिखता था वहाँ जंगल में, इसीलिए पशुओं का चित्र बनाते थे। चलिए अगला सवाल है साथियों, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? हमारे देश में नवपाषाण युग जो है हमारे देश में किस डेट में माना जाता है? पूरा पाषाण शैल चित्रों सर्वाधिक चित्रांकन पशुओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है। देखिए भारत में नवपाषाण युग, आप देखिए पूरा पाषाण हो गया, आप अगर नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? 4000 से 2000 ईसा पूर्व। 4000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में नवपाषाण को माना जाता है। पूरा पाषाण खत्म हो गया, अब नवपाषाण कहाँ आ गया? 4000 से 2000 वर्ष के बीच में, ईसा पूर्व 4000 से 2000 ईसा पूर्व। साथियों एक 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 अर्थात एक दिन, एक महीना और पहला साल। यहाँ पे जो है ईसा मसीह, जो हम जानते हैं 25 को हम लोग मनाते हैं बड़ा दिन की छुट्टी, अर्थात तो 1 तारीख से हम लोग जो लिखा जोखा इसका रखने लगे, तब से जो है सो ईस्वी लिखा जाने लगा, ईस्वी। लेकिन इसके पूर्व वाले को ईस्वी पूर्व बोलते हैं, ईस्वी पूर्व, ईसा से पूर्व। इसीलिए 4000 से 2000 ईसा पूर्व को माना गया है कि ये नवपाषाण युग के रूप में था। चलिए अगला सवाल है साथियों, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नवपाषाणिक जो शब्द था उसका तात्पर्य है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। उस समय भी नवपाषाण में आने के बाद थोड़ा सा आत्मनिर्भर सब लोग हुए थे। पूरा पाषाण काल में जितना लोग भाग दौड़ की जिंदगी, आत्मनिर्भर नहीं थे, खाने के लाले पड़ते थे, उस समय भोजन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे नवपाषाण में आकर के खेती गृहस्थी की बात सोचने लगे, और यहाँ पर जो है सो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात, इसका अर्थ यही होता है। चलिए पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पहिया या चक्र। पहिया जो खपड़ा उपड़ा बनाना, कप बनाना, है ना, चाय की प्याली बनाना, ये सब बनाने के लिए जो पहिया का उपयोग किया जाता था, बीच में मिट्टी को गोंदा रख करके और फिर बनाते थे। इस पहिया का आविष्कार जो है सो कुल्हाड़ी के बाद, है ना, पशुपालन व कृषि के बाद, जो पशुपालन व कृषि करने लगे हमारे जो पूर्वज नवपाषाण युग में, सर्वाधिक जो उसका महत्वपूर्ण आविष्कार था वो था पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृ देवी की पूजा? देखिए किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? नवपाषाण काल में। मातृ देवी के स्पष्ट पूजा का जो प्रमाण मिलता है वो नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। वही चाक या पहिया, जो कहिए चाक या पहिया, वो कहाँ कब हुआ? नवपाषाण काल में, है ना, आविष्कार हुआ। चलिए मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। उसमें क्या था कि सभी एक झुंड में चलते थे और 10 दिन यहाँ रहे, 10 दिन फिर वहाँ चल गए, फिर वहाँ चल गए। खानाबदोश की ज़िंदगी, जो अभी जो खानाबदोश की ज़िंदगी कुछ लोग करते हैं, वो घूम घूम करके रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में खेती की जो शुरुआत हुई तो कहीं पर बीज बोना शुरू कर दिए वही जंगलों की कटाई करके बीज बोना शुरू कर दिए, और तब जो है सो सभी लोग एक जगह रहने लगे, इसलिए कि वो पौधा 2-3 माह में तैयार होता था। तो गेहूं का हो चाहे जौ का जो भी हो, तो वो 2-3 माह में तो तब तक वहाँ रुकना पड़ता था। इसी आधार पर एक गांव बसने लगे, तब धीरे धीरे गांव का रूप लेने लगा। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? नवपाषाण युग में। समझ लीजिए, जो गांधी जी चरखा लेकर के चलते थे, गीता, चरखा और एक लाठी उनका विशेष था। तो चरखा लेके इसलिए चलते थे कि उसी से धागों को की कताई करके और कपड़े बनाते थे गांधी जी, तो खादी का कपड़ा। तो ये चीज़ जो है सो कपास, ऊन या कपास को काटने और कपड़ा बनाने की जो कला थी वो नवपाषाण काल में ही सीख गए थे हमारे पूर्वज, और उसी समय से कपड़ा धीरे धीरे कपड़े की ओर जाने लगे। पहले तो सबसे शुरू में तो नंगे लोग रहते थे। तांबे की खोज
मानव ने किस युग में की? मध्यपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? मध्यपाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? जौ, गेहूं व जौ। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? गेहूं व जौ। इतना जान लीजिए, जो हमारे पूर्वज थे उस सबसे पहला उनके लिए जो था अनाज वो गेहूं व जौ था। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। चलिए देखिए, कुत्ता से लगाव लेकिन शुरू से ही रहा है। ये बहुत ही वफादार जीव होता है और ये इसे जो है सो बहुत एक तरह से मानव से भी ज़्यादा तीक्ष्ण जो है सो ये सुन करके भौंकना शुरू कर देता है। किसी भी आवाज़ की खड़खड़ाहट सुन करके ये जग जाता है और ये इस प्रकार से जो है सो उस समय भयमुक्त करने का एक साधन था, तो वो कुत्ता ही था। चलिए, चित्रकारी व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भीमबेटका मध्य प्रदेश से। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया? सबसे पहले तांबा की खोज की और उसका प्रयोग किया। अब देखिए, पत्थर युग से अब धीरे धीरे मानव तांबे के युग की ओर बढ़ रहा है। तांबा की खोज जो है सो सबसे पहले मानव ने किया और इस प्रकार से जो है सो उसका उपयोग भी करना शुरू कर दिया। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां का पता चला है? महाराष्ट्र में 200। देखिए समझ लीजिए, महाराष्ट्र में 200 लगभग ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है। जिस युग में पाषाण भी और पत्थर के भी युग रहा हो और तांबा का भी युग रहा हो, उस जो कहाँ है वो महाराष्ट्र में है। बहुत बड़ा एरिया है। जैसे देखिए, भारत ये है ना, भूजल कोटि है। इस तरह करके हम लोग इसे करके सिंपल बना देते हैं, जैसे इस प्रकार से बनाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है सो गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र का एरिया है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस एरिया से लेकर के यहाँ जम्मू कश्मीर तक और पाकिस्तान तक ये सब पूरा एरिया था। चलिए, फिर अगला सवाल है साथियों, भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। ताम्र संचय मतलब तांबा का संचय यहाँ किया गया था, गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? कांसा। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? कांसा। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन था? सांड था। सांड को पूजा जाता उस समय, सांड को पूजा जाता था। आज भी हम लोग सांड को पूजते हैं, है ना, आज भी ये सिस्टम है, लेकिन उस समय से ही शुरुआत हुई है। चलिए, अगला है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वजनीन तिथि क्या निर्धारित की गई है? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता की सर्वजनीन तिथि क्या निर्धारित की गई है? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ? 1920-21 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल साहब ने खुदाई किए थे, उन्हीं से पता चला। 1920-21 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल साहब ने, इनसे पता चला। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस प्रकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। आयताकार। देखिए, यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के पाकिस्तान, इधर जम्मू कश्मीर, फिर इधर जो है सो आपका है ना आयताकार, इस रूप में था, आयताकार के रूप में। किस रूप में था? आयताकार के रूप में। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा मुख्य पुरास्थल क्या था? मोहनजोदड़ो। पहला जो था हड़प्पा ही था और दूसरा था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। देखिए, अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में पुरास्थल कौन सा था? सुदकांगेडोर, पाकिस्तान। सुदकांगेडोर, पाकिस्तान। सुदकांगेडोर, पाकिस्तान। देखिए साथियों,
देखिए ये जो है सो ये पाकिस्तान में था, शुद्ध कांगेडोर जो है ये पाकिस्तान में था, है ना, शुद्ध कांगेडोर। और आलमगीर जो आप देखे थे ये पूरब में है, आलमगीर पूरब में है, ये भारत में ही है। हड़प्पा इस जगह पे है, मोहनजोदड़ो भी इसी जगह पे है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा ना, तो इस प्रकार से बनल है, कैसा, आयताकार के रूप में बना हुआ है, आयताकार के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए ये शुद्ध कांगेडोर सबसे पश्चिम में, उसमें भारत ही था टोटल, है ना, पूरा। चलिए अब देखिए शुद्ध कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्त नदी के किनारे। शुद्ध कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्त नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी व व्यापारिक। यहाँ पे बहुत विकसित सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता थी, और यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे और शहर के रूप में इसे माना जाता था। यहाँ की जो नगर योजना भी थी, देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? नगर योजना। ये नगर योजना की तरह काम करते, ग्रामीण नहीं था, ये ग्रामीण परिवेश नहीं था, यहाँ का जो था नगर योजना था, है ना, नगरीकरण किया गया था। चलिए अगला सवाल है, देखिए किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा में नक्काशीदार कच्ची ईंटों का द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। लौथल मीन्स होता है लेजी ढंग का, लेकिन नहीं, यहाँ बहुत एक्टिव था। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, लोथल। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो से। बहुत बड़ा स्नानागार मिला था, यहाँ के लोग इतने डेवलप थे उस समय, नदी में नहीं, उसमें भी स्नानागार में स्नान करते थे। ये जो है सो एक तरह से कहिए तो अपने शहर में ही व्यवस्था थी ये। मोहनजोदड़ो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? अन्नागार मोहनजोदड़ो से। अन्न रखने का जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज भी बनाई जाती है, जहाँ पे फ्रिज वगैरह, ये एसी वगैरह लगा रहता है ना, तो उसमें जो है सो उस समय भी अन्नागार था, अन्न रखने का। जिस तरह देखिए अन्नागार के रूप में अभी जो पटना का गोल घर है वो भी अन्न रखने का ही जगह था, और आज पटना के गोल घर के रूप में और फिर अन्न रखने में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्नागार जो था उसमें भी ये प्रचलित था। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिलता है? धोलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली माने किस प्रकार से जल का प्रबंधन किया जाए, जल बेकार में इधर उधर मत नहीं बहे, और उसका उचित प्रबंधन करके उसे उचित जगह पर ट्रांसफर किया जाता था। ये था कहाँ? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता अब तक ज्ञात सभी नगरों में सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक सभी शहरों में से किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? धोलावीरा इसलिए कि धोलावीरा में पानी का प्रबंधन बहुत अच्छा था, वहाँ की नलियाँ जो थी वो बहुत अच्छी तरह से निकाली गई थी शहर के बीच से, इसीलिए वहाँ पे जो है इतनी साफ सुथरी शहर थी, जो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या तो और सब में से धोलावीरा सबसे अच्छा था। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। हड़प्पा वासियों की मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। किन हड़प्पा पुरस्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? लोथल व चंदूहड़ो से मनके बनाने का कारखाना भी मिला। सोचिए उसमें कारखाना भी था, और कारखाने में ये मनके बनाए जाते थे। ये कहाँ था? लोथल व चंदूहड़ो में। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डाकयार्ड का प्रमाण मिला है? लोथल से। किससे मिला है? लोथल से। चलिए अगला सवाल है, इसको एक बार और देख लीजिए सवाल से। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? लोथल से। हड़प्पा में माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली। माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में था? 2 व 16। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में था? 2 व 16। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले फसल की खेती की? कपास। सबसे पहले कपास की खेती की। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं व जौ। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं व जौ। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो।
किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं व जौ, एक विशेष प्रकार का उन्नत किस्म का गेहूं व जौ का अवशेष मिला है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। चलिए हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। चलिए अब 2-3 को लास्ट है साथियों, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, इसको दिमाग में बैठाइए और फिर हम लोग जो है सो डिस्कशन भी करेंगे। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है लोथल व रंगपुर। धान की खेती का साक्ष्य लोथल व रंगपुर। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं बनावली। जौ, तिल, इसको कैसे याद कीजिएगा, बनावली मतलब एक तरह से जान लीजिए वन का माली या वन का बनावट है ना, तो उसमें जब वन रहता है, जहाँ बगीचा रहता है वहाँ क्या क्या रहता है, जौ, तिल, सरसों सब कुछ रहता है। चलिए लास्ट है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जीते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। चलिए साथियों इस सवाल को देखिए और हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि शाम में जुड़ेंगे और हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, इसीलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।